ठीक है स्टूडेंट्स, अपने 60 क्वेश्चन हो चुके थे और अब अपने स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका एफ एक्स आपको दे रखा है 3x² - 5x + p और f0 और f1 जो है वो आपको क्या दे रखे हैं, विपरीत चिन्ह के दे रखे हैं। किसके हैं? विपरीत चिन्ह, ऑपोजिट साइन के। क्या? f0 और f1। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अगर ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो दोस्तों इनका गुणनफल जो है वो कितना आएगा? लेस देन 0। भाई ए की वैल्यू प्लस हो जाए, ए की माइनस, तो गुणा लेस देन 0। अगर इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू प्लस हो जाए तब भी लेस देन 0, तभी होते हैं विपरीत चिन्ह के। तो रख दीजिए, लीजिए f0 ज्ञात करोगे तो f0 कितना आएगा? यहाँ से f0 डायरेक्टली आ रहा है p और f1 जो है वो रखा 3 गुणा 1 का स्क्वायर 3, तो 5 3 - 5 - 2 तो -2 + p रख दो। यहाँ से ये आ गया p और ये आ गया p - 2 और लेस देन 0। p में एसमे का बन गई, ये सोल्व कर लीजिए। यहाँ से p की वैल्यू 0 और यहाँ से 2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस है, तो 0 से 2 के बीच में p की वैल्यू क्या आ रही है? 0 से 2 के बीच में। ये दोस्तों राउंड 1 में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि e की पावर थीटा फाई बराबर है c + 4 थीटा फाई, जहाँ c सवक्षेत्र है और फाई थीटा का एक फलन है। ठीक है, ये फाई जो है ना, फाई, ये फाई जो है वो किसका फलन है? थीटा का फलन है ना, थीटा का फलन है। जैसे x और y में देखते थे ना, तो ये तो मान लो x मान लो और इसको क्या मान लो? y। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या मान लो? x और y। तो देखो ये जो समीकरण है वो क्या बन जाएगी? e की पावर xy और बन जाएगी c 4xy। आपको क्या पूछा? ये कितना है? y है ना, और ये dx है ना। आपको क्या चाहिए? इसके हिसाब से क्या चाहिए? तो dy/dx ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? e की पावर xy। ठीक है, x का करोगे तो कितना आएगा? 1, y ऐसा का ऐसा, फिर x ऐसा का ऐसा, y का कितना आएगा? dy/dx। इसका कितना जाएगा? 0, इसका कितना जाएगा? 4y और कितना जाएगा? 4x dy/dx। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? y गुणा e की पावर xy। अंदर ये जब गुणा होगा तो कितना निकल के आएगा? अंदर जब ये गुणा होगा तो ये कितना आएगा? e की पावर xy गुणा x और dy/dx। कहीं मिस्टेक ना हो जाए, देखते रहिएगा। ये आ गया 4dy/dx। यहाँ से dy/dx को जो है आप क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। dy/dx को जो है आप यहाँ से क्या कर लो? अलग कर लो। तो ये dy/dx इधर लाओगे तो ये आ जाएगा dy/dx कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x e की पावर xy माइनस का 4x और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 4y - y गुणा e की पावर xy। तो dy/dx जो है वो यहाँ से आ गया 4y - y e की पावर xy और ये आ गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ गया 4x और x e की पावर xy। देखो फाई और थीटा में कन्फ्यूजन हो रहा था तो मैंने x और y में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से देखो y कॉमन आ रहा है तो ये बन गया 4 - e की पावर xy। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो 4 - e की पावर xy। बाहर माइनस, ये वाला पार्ट कट गया। इसका मतलब dy जो dx है वो आ गया माइनस का y/x। इसको दोस्तों अपन ने क्या माना था? फाई। इसको लिख दिया फाई, इसको माना था x को माना था थीटा। ये हो गया फाई और ये हो गया थीटा। ये इधर ले जाए तो थीटा डी फाई बराबर आ गया माइनस का फाई डी थीटा। ये आपका रिजल्ट आ रहा है। तो क्या पूछा? फाई डी थीटा, तो इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का थीटा और डी फाई, माइनस का थीटा और डी फाई। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन। ये दोस्तों आपको राउंड 2 में करना था, राउंड 1 के लायक ये क्वेश्चन नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि px आपको दे रखा है 4e की पावर 2x और आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा, आसान सा है। इसका इंटीग्रेशन पूछा है px dx, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये भी राउंड 1 में सोल्व करने वाला क्वेश्चन है। तो कितना आएगा? 4e की पावर 2x का इंटीग्रेशन। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a की पावर x अपॉन log a। ये लीजिए log a, तो 4e
इसका कितना आ जाएगा, ये तो आ गया 4 e की पावर 2x और इसको तोड़ दिया तो ये आ गया log 4 प्लस log e। बेस e में लिखोगे तो log e की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये कितना है अपना px और ये आ गया 1 प्लस log 4, कितना आ जाएगा log 4। तो आंसर कितना आ रहा है px, कितना आ रहा है अपने पास px अपॉन 1 प्लस px अपॉन ये 1 मिनट देखते रहिए एक बार, अच्छा एक बार और, हाँ इसका इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो क्या आएगा 4 e की पावर x अपॉन लोगे और x के गुणांक से क्या लगता है भाग, यहाँ बट्टा 2 और आएगा, यहाँ पर भी बट्टा 2 आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बट्टा 2, तो ये आएगा px अपॉन 2। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 2 यहाँ जाएगा तो 2 प्लस 2 log 2, तो 2 प्लस ये 1 आ गया और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर तो 2 गुणा में आ जाएगा 2 log 2, ये आ जाएगा p। इसका ऑप्शन आ रहा है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। ठीक है, ये भी राउंड 1 में आपको करना था। ओके, नेक्स्ट है, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो देखते बन रहा है 10 स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, सॉरी 10x कॉमन ले लो, तो ये आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, लिमिट आ गई 0 से π/4, इसको क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर, तो ये आ गया 10x इंटू सेक स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, अगर मैं इसको t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है, हट जाएगा तो ये t का डेरिवेटिव आएगा, t का कितना आएगा t²/2 मतलब 10 स्क्वायर x/2 और लिमिट लगा दी 0 से π/4, 0 पे 0 आएगा, π/4 पे 1 आएगा तो 1/2 आपका क्या आ गया आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको राउंड 1 में ही करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि y बराबर दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2 और क्या बोला x का मान जो है वो पहले कितना है 10 से परिवर्तित होकर कितना हो गया 10.1, मतलब 10 से 10.1 हुआ, तो पहले y का मान जो आ रहा था y में कुल परिवर्तन और इसके बाद जो y में आया इन दोनों का अंतर कितना है ये पूछ रहा है। तो 10 पे मान ज्ञात कर लो, 10.1 पे मान ज्ञात कर लो, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो 10 पे ज्ञात करूंगा x बराबर 10 पे, तो y का मान कितना आएगा 3 गुणा 10 का स्क्वायर प्लस 2, ये 302 आएगा। फिर किस पे ज्ञात करूंगा x बराबर 10.1 पे ज्ञात करूंगा तो कितना आएगा 3 गुणा 10.1 का स्क्वायर और प्लस का 2। इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, सोल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब 10.1 का इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा अपने पास आएगा 102.01 गुणा 3 प्लस 2 और इसको सोल्व करोगे तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 306.03, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनका अंतर चाहिए तो ये इसमें से घटा दो, ये लीजिए 300, यहाँ से 8 आएगा ना, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो 302 घटाया तो ये आ गया 8 है यहाँ पे, तो ये आएगा 6.03 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये लीजिए सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट। बस समझ सोचने के हिसाब से थोड़ा सा हटके था, बाकी इसमें कुछ भी नयापन नहीं था। ओके, नेक्स्ट लिमिट का क्वेश्चन है, कैसे कि f(x) बराबर sin x अपॉन x है, जहाँ x की वैल्यू r है और x बराबर 0 पे सतत है तो सीमा का मान और फलन का मान क्या आएगा बराबर, तो x बराबर 0 पे फलन का मान ज्ञात कीजिए, तो f0 और इसकी सीमा क्या आएगी बराबर, ये लीजिए, तो इस पे मान कितना आएगा 1, तो f0 का मान दोस्तों यहाँ से कितना जाएगा 1 ना चाहिए। ये आपका लिमिट का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे 67 अवकल समीकरण, समाकलन का क्वेश्चन है, समाकलन के अवकल समीकरण वाले पार्ट का क्वेश्चन है। तो ये चर प्रतिकरण विधि से अलग अलग हो जाएंगे ना, y को अलग इसको अलग, तो dy अपॉन y स्क्वायर और इधर आ गया dx, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा tan इनवर्स y, इसका आ गया x प्लस सी, तो यहाँ से y की वैल्यू जो है आ गई 10x प्लस सी। राउंड 1 में ये आप लोगों का हो जाना चाहिए था, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या आ रहा है करेक्ट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देखिए क्या करोगे। अच्छा ये तो कितना हो जाएगा वो x हो जाएगा, अंदर गुणा करोगे तो आएगा x cos x और प्लस में आ गया sin x इंटू cos x। इंटीग्रेशन इसमें तो हाईलाइट लगा दो, ये पहला और ये दूसरा। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो डिफरेंशियल है उसका डेरिवेटिव करता जाओ, अगर खत्म हो रहा है तो, और अगले का समाकलन करते जाओ, तो इसका डेरिवेटिव क्या, इसका तो ये ऐसा कैसा पहले
इसका इंटीग्रेशन किया तो आ गया साइन, फिर इसका डेरिवेटिव 1, और इसका करोगे अब तो क्या आएगा माइनस का कोस, फिर इसका आगे 0 हो जाएगा तो इंटीग्रेशन खत्म, ये पहला प्लस दूसरा माइनस, इसको t मानोगे तो ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा t²/2 मतलब साइन स्क्वायर x/2 और प्लस c। तो आंसर आ रहा है x साइन x प्लस का कोस x और प्लस का साइन स्क्वायर x/2 प्लस c। आपका c ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका राउंड 1 में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसका डोमेन प्रांत। देखो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए x की वैल्यू। यहाँ x की जगह x-2, तो x-2 की वैल्यू है वो 1 से छोटी और -1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। 2 जोड़ दो तो यहाँ -1 + 2 किया और इधर जोड़ा तो ये x हो गया, इधर आ गया 3 तो ये आ गया 1 से 3। x की वैल्यू 1 से 3 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वक्र y² बराबर 2x और सरल रेखा y बराबर x के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसका डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं कि y² = 4ax, इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और y बराबर इसको लिख रहा हूं mx रेखा, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा ऐसे। इनसे घिरा हुआ अगर ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक तरीका तो आपका समाकलन से होता है, अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो इसका आंसर डायरेक्ट आता है 8a²। कितना आता है 8a²/3m³। ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, कितना आएगा 8a²/3m³। रखो, देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ से 4x की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू आ गई 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 3। m की वैल्यू कितनी है 1, ये लीजिए m³, तो ये आ गया 2, तो 2/3 वर्ग इकाई। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कर सकते हो। आपको क्या बोला f(x) दे रखा है और f(x+2) और f(x-2) का उस स्थिति में मान ज्ञात कीजिए जब x की वैल्यू कितनी है 0। अगर मैं यहाँ 0 करूंगा तो देखो क्या होगा, 0 + 2 का मान चाहिए और 0 - 2 का मान चाहिए, मतलब f2 चाहिए और f-2 चाहिए, बस आसान है। यहाँ रख दो 2, तो f2 कितना आएगा 2 × 2 -2 का स्क्वायर, f2 आ गया। f-2 कितना आएगा 2 × -2 और -2 का स्क्वायर, ये लीजिए, तो ये आ गया 4 - 4, ये आ गया -4 और ये 4 तो माइनस का 4 ये कट गया तो ये आ गया -8। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ये भी राउंड 1 के लाइक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे यदि x की घात m, y की घात n और a की घात m + n हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए ना। लोग लेके इसमें अवकलन कर दो ना, लोग लोगे तो ये कितना आ जाएगा log x की घात m y की घात n, ये आ जाएगा a m + n और इसका log, तो इसको ये आ जाएगा m log x हो जाएगा, ये हो जाएगा n log y हो जाएगा और ये हो जाएगा m + n log a। डेरिवेटिव चिपका दो फटाफट, इसका क्या आएगा m/x, इसका आएगा n/y, y का dy/dx और ये कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से dy/dx चाहिए तो अलग कर लो, तो ये आएगा -x/m, ये y ऊपर गया n नीचे आएगा, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो दोस्तों आ गई माइनस का कितना बन रहा है, यहाँ से m, ये उल्टा लिख दिया मैंने ना, कितना है -m/x है, तो ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस का my/nx, ये क्या आ गया dy/dx। चेक कीजिए एक बार, माइनस का my/nx है ना, माइनस का my/nx। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है करेक्ट है। ठीक है, ये भी राउंड 1 में ही होना चाहिए आपका क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे समाकलन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। क्या करोगे, x की घात n-1 से गुणा और x की घात n-1 से भाग, तो ये इंटीग्रेशन क्या बन गया x की घात n-1 dx अपॉन x की घात n और 1 + x की घात n। x की घात n को मान लो t, तो ये आएगा n x की घात n-1 dx बराबर dt। तो यही जो इंटीग्रेशन है वो बन गया 1/n dx अपॉन t और 1 + t। क्या लगा दो आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न में आंसर क्या आएगा, पहला पार्ट लॉग में लिख दो, दूसरा पार्ट लॉग में लिख दो और गुणा में कुछ आएगा इनके a और b और बाहर है 1/n। अब a और b कैसे ज्ञात करते हैं, इस पहले इसका वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, तो इसको छोड़ के 0 रख दो, तो 1 + 0 कितना आएगा 1, तो a की वैल्यू आएगी यहाँ से 1, तो 1/n ये आएगा 1 और log t की वैल्यू तो अपने को पता है x की घात n है। b
इसकी वैल्यू ये वाला था, इसका वैल्यू 0 किस पे हो रहा है -1 पे, तो इसको उठा के -1 रख दो तो b की वैल्यू आ गई -1, तो ये आ गया, ये लीजिए, ये आ गया 1 + x की घात n, तो ये आ गया 1/n log x की घात n अपॉन 1 + x की घात n। कौन सा ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स? और प्लस में कांस्टेंट तो आता ही आता है, तो ये आ गया ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ओके, ये आप लेवल 2 में डाल सकते हो इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। x - 1 का न्यूनतम मान, मोड फलन का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। कहाँ पे होगा? x बराबर 1 पे न्यूनतम मान 0 आएगा। ठीक है, राउंड 1 का क्वेश्चन स्कैनिंग टाइप का। नेक्स्ट है k का वह मान ज्ञात कीजिए जिस फलन का x के सापेक्ष समाकलन एक परिमेय फलन हो। इसका समाकलन कर दो, ये लीजिए, अलग अलग करोगे तो 3x 8/x और माइनस का 4k/x, तो ये आएगा 3x² 2, ये आएगा 8 log of x और ये आएगा माइनस का 4k log of x और प्लस c। ये परिमेय फलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय फलन। परिमेय फलन अगर होगा तो ये log वाला पद क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। और 0 होने के लिए यहाँ 8 है, तो यहाँ ये 4k की वैल्यू भी 8 होनी चाहिए, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो जब k का मान 2 होगा तब ये परिमेय फलन होगा इसका समाकलन। ओके, आगे दोस्तों ये सांख्यिकी के क्वेश्चन है और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सांख्यिकी के क्वेश्चन आप लेवल 3 के अंदर करो या लेवल 2 लेवल 1 में मत करो, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन होती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान और गणित में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर किस अंतराल में अधिकतम है? ये तो आसान सा है, अंतर किस में अधिक है ना? भौतिक विज्ञान और गणित में विद्यार्थियों, ये भौतिक विज्ञान आ गया और ये गणित में आ गया, इनका अंतर किस अंतराल में अधिक है? तो अंतर ज्ञात कर लो। अंतर ज्ञात करोगे तो ये आएगा 2 का अंतर आएगा, इसमें आएगा 10 का अंतर आएगा, इसमें का आएगा 8 का अंतर आएगा, इसमें 15, इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 15, 10, 25, 11 का अंतर आएगा, इसमें कितना आएगा? 5 का, इसमें कितना आएगा? 4 का। तो सबसे ज्यादा अंतर किस में आ रहा है? 26 और 11, इसमें सबसे ज्यादा अंतर आ रहा है। तो 40 से 50 में ऑप्शन सी जो है उसमें गणित और भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों का अंतर ज्यादा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में अंकों का बहुलक। बहुलक क्या होता है? जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा हो वो क्या होता है? बहुलक होता है। तो क्या बोला? भौतिक विज्ञान में अंकों का बहुलक मान अंतराल 30-40 में अधिक है। तो जिसमें अंतराल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वो अंतराल पूछा है। तो देखो कौन सा है? फिजिक्स का पूछा आपको। फिजिक्स में सबसे ज्यादा कौन सा है? 30। इसके कोरोस्पोंडिंग अंतराल कौन सा है? 30 से 40। और यही इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही। अब दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा लफड़ा वाला है। क्या है? कि भौतिक विज्ञान में अंकों की माध्यिका गणित में अंकों की माध्यिका से क्या है? कम है। माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका। अब दोस्तों माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? तो मैं यही ज्ञात कर रहा हूं माध्यिका, फिजिक्स की माध्यिका, फिजिक्स की माध्यिका, ठीक है, और मैथ्स की माध्यिका, ये दोनों ज्ञात करते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट है। तो माध्यिका जब ज्ञात करनी हो तब अपने को क्या करना है? CF ज्ञात करते हैं। तो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो C जो है वो यहीं लिख देता हूं, कितना आएगा? CF कितना आएगा? तो जोड़ते जाते हैं। ये 8, 11 में 8 जोड़ा तो 19, 19 में 30 जोड़ा तो 49, 49 में 26 जोड़ा तो 75 और ये आएगा 90 और ये जुड़ गया तो ये आ गया 100। ये फिजिक्स की CF हो गई। मैथ्स की CF भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे। तो मैथ्स की CF 10, ये 21, 10, 31, 31, 30, 30, 60 और 8, 68, 69 और ये 69, 79, 84, 84, 10, 94 और 94 और 600। मतलब आंकड़े तो दोनों में कितने हैं? 100 है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि भौतिक विज्ञान में अंकों की माध्यिका, तो फिजिक्स की माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो फिजिक्स की माध्यिका क्या ज्ञात करोगे? पहले n/2 करोगे। कितना आया? 50। तो n/2 के करो 50। अब 50 किस CF के अंदर आ रहा है? तो 50 49 के बाद आएगा, 49 के बाद इसमें आएगा। तो ये वाला अपना फिजिक्स का वर्ग हो गया,
ऐसे ज्ञात करते हैं। अब इससे रिलेटेड वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो अब फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है माध्यिका का L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H बटा F। L क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा वो कितनी है 40, n/2 अभी क्या था, कितना आया था 50, और CF क्या है जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाले की CF तो कितनी है 49, F क्या है माध्यिका वर्ग की F फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने 49, हाँ ओके। फिर आ गया लोअर वैल्यू आ गई 40, फिर 50 आ गया, इससे पीछे वाली 49 आ गई और इसकी आ गई 26, और अंतराल कितना है 10 का। ये किसकी आ गई 40, ये आ गया 1/26, तो ये आ गया 10/26। ये आ गई फिजिक्स की माध्यिका। ऐसे मैथ की माध्यिका ज्ञात करेंगे तो वही n/2 किया तो कितना आया 50, तो 50 इसमें किस में आएगा, इसमें आएगा, तो मैथ्स के लिए ये वाला ब्लू वाला होगा। तो मैथ्स के लिए ब्लू वाले से चेक करोगे तो अपने पास क्या क्या निकल के आएगा, लोअर सीमा कितनी है 30 प्लस ये आ गया 50, इससे पीछे वाली कितनी है 31 अपॉन कितना आएगा, इसकी खुद की कितनी है अपने पास 49, और अंतराल कितना है 10 का, ये लीजिए। तो ये आएगा 30, ये कितना आएगा 19 गुणा 10/49, ये लीजिए। आपको क्या बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भौतिक विज्ञान में अंकों की माध्यिका गणित में अंकों की माध्यिका से कम है। भौतिक विज्ञान वाली कम है, गणित वाली ज्यादा, ये बोल रहा है। देखो भौतिक विज्ञान में 40 प्लस समथिंग, इसमें 30 प्लस समथिंग, कौन सा ज्यादा आएगा। अच्छा इसको भाग दोगे तो अगर 50 होता तो कितनी बार जाता, 4 बार, तो 34 के लगभग ये आता, और ये कितना है 40 से ज्यादा। मतलब फिजिक्स वाली माध्यिका जो है, फिजिक्स की माध्यिका जो है, किसकी, फिजिक्स की माध्यिका मैथ्स की माध्यिका से ज्यादा आ रही है। लेकिन बोला क्या कि कम है, तो ये गलत हुआ कि सही, गलत हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है यहां से क्या हो गया आपका, रोंग हो गया। स्टेटमेंट 2 है वो क्या हो गया, रोंग। तो कौन सा सही है, केवल एक सही है ना, कौन सा सही है, तो केवल ए यहां पर आपका सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में अंकों का माध्य। अब माध्य और ज्ञात कर लेते हैं, लीजिए यहीं पे ज्ञात करेंगे। अभी माध्य ज्ञात करने के लिए फिजिक्स का माध्य चाहिए, तो पहले क्या ज्ञात करते हैं, ये वाले इनके मिड मान, तो कितना आ गया 15, इसका आएगा 25, इसका आएगा 35, इसका आएगा 45, इसका आएगा 55 और इसका आएगा 65। अब संबंधित फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दो और मान कितना आ रहा है 100, गुणा करके भाग दे दो तो कितना आएगा 15 गुणा 8, फिर 25 गुणा 19, कितना आएगा 15 गुणा 8 प्लस 25 गुणा 19, फिर 35 गुणा 49, सॉरी 19 नहीं 11 है, यह आएगा 15 गुणा 8, 25 गुणा 11, 35 गुणा 30, फिर प्लस में 45 गुणा 26, सीधा फ्रीक्वेंसी से गुणा करो, 55 गुणा 15 और प्लस 65 गुणा 10, और भाग कितने से दोगे 100। इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 40.9। कितना आएगा 40.9 फिजिक्स का माध्य। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ आएगा 40.9। ओके, ये आपका सांख्यिकी का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रेक्षणों का मानक विचलन क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इन प्रेक्षणों का आपको मानक विचलन जो है वो ज्ञात करना है। अब मानक विचलन जो है वो क्या होता है, तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का क्या होता है, वर्गमूल। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो वेरिएंस का क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है, अब वेरिएंस जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो वेरिएंस ज्ञात करने का तरीका है x जो डाटा है उनमें से माध्य का घटाओ, मोड लेके उनका स्क्वायर करो और डिवाइड बाई करो, समेशन, तो वो वेरिएंस आता है। अब देखो इनका माध्य कितना आ रहा है, जोड़ के डिवाइड बाय कितना करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है, n का मान 8, जोड़ोगे तो जोड़ कितना आ रहा है 0, मतलब बार जो है वो कितना आ रहा है 0। फिर उनमें से 0 को घटाओगे तो सेम ये आएंगे और उनका मोड लेना है और स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करोगे तो इसमें से 0 घटा के इसको मोड लेके स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 6, फिर अगला आएगा 5, फिर अगला आएगा 4, फिर 1, फिर डबल रिपीट हो रहे हैं तो 2 हो जाएंगे, डबल कर दूंगा मैं, तो 6 4 10 15 1 16,
6 4 10 15 1 16 16 दूनी 32, मतलब ये जो वाला पार्ट आ रहा है वो 32 आ रहा है। अब n से भाग दोगे तो ये आ गया 32/8, कितना आ गया 4। ये क्या आया वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या ले लोगे वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों तो आएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी प्रेक्षित चर x के लिए समेशन ऑफ xi ये दे रखा है, वर्ग का स्क्वायर का सम दे रखा है, n का मान दे रखा है, तो विचरण गुणांक। अब विचरण गुणांक जो है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन x बार गुणा 100। ये क्या होता है विचरण गुणांक, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV क्या होता है विचरण गुणांक, ठीक है। अब x बार क्या होता है माध्य, और सिग्मा अपने को ज्ञात करना है, तो सिग्मा जो है वो दोस्तों होता है आपका जो डेटा है उनका स्क्वायर का योग और डिवाइड बाई n, और जो आया माध्य आया आपका उस माध्य को डिवाइड बाई n करके ओके, फिर आता है जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का योग डिवाइड बाई n करके, मतलब माध्य जो है माध्य का क्या कर दो स्क्वायर और वर्गमूल ले लो, ये सिग्मा आता है। तो सिग्मा ज्ञात करोगे देखो कितना आएगा, ये आपको दे रखा है कितना है 200/10 n का मान, ये कितना है 20 n का मान 10 इसका होल स्क्वायर, तो 200/10 कितना आ गया 20, और ये कट गया 2 2 का स्क्वायर 4, 20 - 4 16, तो सिग्मा दोस्तों यहाँ से कितना आ गया 4। अब x बार और ज्ञात करते हैं, x बार क्या आएगा आंकड़ों का योग डिवाइड बाई n, तो ये कितना आ जाएगा 20/10, तो x बार कितना आ रहा है 2, ये आ गया x बार। अब यहाँ लिख दो, तो ये आ जाएगा, ये मान कितना आया 4, ये आया 2, ये गुणा 100, तो ये कट गया 2, सॉरी ये नहीं कटा, ये उल्टा लिख दिया, तो ये 4/2 गुणा 100, तो ये कट गया 2 2 गुणा 100 200, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ कितना आ रहा है 200, ठीक है। अब देखो अगर ये याद नहीं है फॉर्मूले तो यहाँ क्वेश्चन बनेंगे नहीं, वरना सांख्यिकी आसान क्वेश्चन आए, ओके। अगला इस बात की क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुने गए एक अधिवर्ष में, अधिवर्ष मतलब जिसमें फरवरी 29 का आता है, कि फरवरी में 5 रविवार है। अब देखो फरवरी में अगर लीप वर्ष बोल रहा है तो कितने डेज होते हैं 90 डेज फेब, तो 90 डेज में 7 चौक 28, 7 रविवार तो 4 रविवार तो बनेंगे। देखो कितने हैं ना सप्ताह ना, तो 29/7, तो 4 सही 1/7, मतलब 4 वीक तो बनेंगे। इसका मतलब 4 संडे तो आएंगे। तो इनके तो कोई लेना देना रहा नहीं अपना, ठीक है। तो अब बचा क्या, इनसे कोई मतलब नहीं रहा। अब बचा क्या, एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा, 1 डे क्या बचा एक्स्ट्रा, इस 1 डे का अपने को हिसाब करना। अब 1 डे क्या हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, इनमें से कोई एक हो सकता है। अपने को ये 5वां क्या चाहिए रविवार, तो 5वां रविवार आने का कितना केस है 1, और टोटल कितने हैं 7, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/7, बी ऑप्शन आ जाएगा। अब कईयों ने अगर 2/7 कर दिया है तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ये भी राउंड 1 में क्वेश्चन करना था। अगला है 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य, मतलब 100 प्रेक्षण है, x1 x2 डेज कितने हैं 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना है 40, ये आपको दे दिया। फिर बोला बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण 53 को, इनमें से कोई एक प्रेक्षण 53 को गलती से कितना पढ़ लिया 83, मतलब 83 पढ़ के ये ज्ञात किया हुआ है। ये जो ज्ञात किया हुआ वो एक प्रेक्षण कोई है 83 है ना, ऐसे वो पढ़कर ज्ञात किया हुआ है, और वो कितना है समांतर माध्य 40। लेकिन यहां 83 की जगह दोस्तों वो कितना होना चाहिए 53, तो मैं क्या करूंगा 83 को तो यहां से हटाऊंगा और 53 जोड़ूंगा। तो 83 यहां से घटाया तो -83 किया, और +53 यहां जोड़ना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली कितना घट जाएगा -30। तो मैं क्या करूंगा
माइनस का 30 मेरे पास इसमें से -30 से ये क्या आ जाएगा, अपना अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो इनका 83 के साथ अगर मैं करूं तो कुल योग कितना आ जाएगा, 4000। मैं ये इधर ले रहा हूं, मतलब x1 x2 x3 x100, उसमें 83 है, तब इनका योग कितना आ रहा आंकड़ों का, 4000। ठीक है, लेकिन मेरे को यहां से इस कुल योग में से 83 जोड़ा तो 83 घटाना पड़ेगा क्योंकि उल्टा पड़ा था, और वहां 53 होना चाहिए तो 53 जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 4000 माइनस 23, मतलब 3970 आना चाहिए। एक्चुअल योग 3970 था। अब इसका माध्य ज्ञात कर लो तो 100 से क्या दे दो भाग, तो आ जाएगा 39.7 आपका क्या आ जाएगा आंसर। बी ऑप्शन आपका होना चाहिए, ये भी आपके राउंड 1 में होना चाहिए। अगला प्रायिकता का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही पद की दो रिक्तियों के लिए एक पति और पत्नी एक साक्षात्कार के लिए चुने जाते हैं। पति के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, हस्बैंड के चुने जाने की प्रायिकता 1/7 और वाइफ के चुने जाने की प्रायिकता है 1/5। यदि घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, तो निम्नलिखित में से किसकी प्रायिकता 11/35 होगी। तो देखो उनमें से कम एक को चुना जाए, तो कम से कम एक, पहला पार्ट कर रहा हूं, कम से कम एक क्या होता है, 1 माइनस कोई भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं चुना और वाइफ भी नहीं चुना और घटनाएं स्वतंत्र तो डायरेक्ट गुणा करवा सकते हो। लीजिए हस्बैंड नहीं चुने जाने की प्रायिकता 6/7, पत्नी के नहीं चुने जाने की प्रायिकता 4/5। ये लीजिए, ये आ गया 1 माइनस 6 चौक 24/35, ये आ गया 35 माइनस 24/35, तो ये आएगा 11/35। मतलब आपको यही पूछा कि 11/35 किसकी प्रायिकता है, तो एक ही प्रायिकता। ऐसे सोल्व करेंगे सारे, लेकिन पहला ही ऑप्शन आ गया तो अपन को आगे के सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे ये भी राउंड 1 में ही आना चाहिए आपका। और प्रायिकता का क्वेश्चन है कि एक वितरक के पास 15 स्वर्ण मुद्राएं हैं, 15 गोल्ड स्वर्ण मुद्राएं हैं ना, ठीक है, जिनमें से 6 जाली हैं। 6 क्या है, खराब जाली। तो सही कितनी है, 15 में से 6 क्या, 9, 9 और 6 15, 15 क्या है, सही है। क्वेश्चन क्या बोला कि स्वर्ण मुद्राओं से 4 को चुना जाता है, 15 में से कितनी चुनी जाएगी, 4। तो टोटल केस तो कितने हो गए, 15 में से 4 चुना जाना। और क्या चाहिए कि सभी सिक्के जाली हो, तो चारों के चारों जाली हो, तो कितने में से चुनोगे, 6 में से, तो 6 सी 4। अब सोल्व कर लो, तो 6 सी 4 को सोल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए, सोल्व करते ही आपका क्या जाएगा आंसर। तो ये कितना आएगा, 6 5 2, और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 15 14 13 12/4 3 2 1। इनको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा और वो आंसर आएगा 1/91 आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दो बालकों और दो बालिकाओं के एक समूह में, मतलब दो तो क्या है लड़के और दो क्या है लड़कियां, गर्ल्स, 3 की एक समिति बनाई जाए। इनमें से कितने लेने हैं आपको, 3 की समिति बनाई जानी। इस बात की क्या प्रायिकता कि इस समिति में 2 बालकों, इन 3 में से क्या हो, 2 तो बॉय हो और एक क्या हो गर्ल हो। तो बॉय थे 2 में से 2 को चुन लो, तो 2C2, और लड़की 2 थी, 2 में से कितने को चुनना पड़ेगा, 1। 2C2 का मान होता है 1 और 2C1 का मान होता है 2, तो 1 गुणा 2 कितना आ जाएगा 2। ये तो क्या हुआ, 2 लड़का, सॉरी कितना, 3 को चुना, 2 लड़का और 1 लड़की को चुना। अब इसकी आपको प्रायिकता पूछी, तो 4 में से टोटल कितने चुने, 3, तो 4C3, तो कितना आ जाएगा 4, तो भाग दोगे तो ये आ जाएगा, प्रायिकता जो है वो आ गई 2/4, मतलब 1/2 जो है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1/2 जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एक, ये भी राउंड 1 का क्वेश्चन है। 1 से 10 तक की संख्याएं 10 टिकटों की एक लॉटरी में लिखी हुई है ना, एक लॉटरी उसमें 1 से 10 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। एक साथ 2 टिकट निकाले जाते हैं, तो 10 में से 2 निकालोगे तो 10C2। ठीक है, तो क्या प्रायिकता कि निकाले गए दोनों टिकटों में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है बताइए, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 5 आ सकती है, 7 आ सकती है। तो 4 संख्याएं, 4 में से कोई लेनी है 2, 4C2। इसको सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, दिया जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दिया जाएगा 10 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 4/3/2, इसको सोल्व करोगे तो 10/9/2, ये यहाँ से कट जाएगा, सही तो लिखा है ना, ओके, ये तो सीधा कट गया, ओके। तो ये कितना आएगा यहाँ पे 3, ये 2, ये 5, तो कितना आएगा 2/15 जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मान लीजिए एक्स और वाई क्रमशः कोलकाता और मुंबई में किसी वस्तु की कीमतों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? कीमतों को, है ना। एक्स बार जो है वो कितना दे रखा है 65, वाई बार कितना है 67, सिग्मा एक्स है 2.5, है ना, सिग्मा वाई है 2.5, आर की वैल्यू है 0.8। तो एक्स पर वाई के समागम रिग्रेशन का समीकरण, किसका समीकरण पूछा हुआ है? रिग्रेशन का समीकरण। और वो समीकरण अब किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। समीकरण होता है वाई माइनस वाई बार बराबर आर गुणा सिग्मा वाई बटा सिग्मा एक्स, और होता है एक्स माइनस एक्स बार, कैपिटल में ना, x माइनस एक्स बार। और समीकरण पूछा, सारे डेटा दे रखे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है। राउंड 1 का क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा। देखो रखिए, तो रखोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, ये आएगा y माइनस वाई बार कितना है 67, r की वैल्यू कितनी है 0.8, सिग्मा y जो है वो कितना है 3.5, सिग्मा x जो है वो कितना है 2.5, और ये आ गया x माइनस एक्स बार जो है वो कितना है 65। सोल्व कर लीजिए, तो आ गया y माइनस 67, ये पॉइंट हट गया तो ये आ गया 0.8, ये 7 का 5 का भाग दिया तो 7 में से 35, 5, ये आ गया x माइनस 65, ये y माइनस 67। अब सोल्व कर लीजिए, 8 2 7 56, तो ये आएगा 5.6/5 और x माइनस 65। देखो कितना आएगा, y माइनस 67 बराबर आएगा 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, फिर पॉइंट उतारा 6 तो 5 एकम 5, 1 बचा 5 दूनी 10, ये आएगा। अंदर गुणा करो दोगे, ये लीजिए, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1.12x माइनस 1.12 गुणा ये गुणा 65 और प्लस 67, ऐसा कुछ आएगा। गुणा करा के देख लेना, 1.12 इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये रिजेक्ट और ये रिजेक्ट। अब आ रहा है कि 5 आएगा कि पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर ये कुछ सीधा बन जाता है 5 दूनी 10, ये अंक, ये पूर्णांक संख्या तो बनेगी नहीं, है ना। अगर पूर्णांक संख्या नहीं बनेगी तो वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी, किस में आएगी? 5 में आएगी। एक बार देख लेते हैं किस में आएगी, देख लेते हैं, गुणा करा के देख लेता हूं मैं, ठीक है। ये कितना आएगा 112 को 65 से ना, 5 दूनी 10 अस लगी 2, 5 2 7, ये 5, ये 6 दूनी 12 अस लगी 1, 6 1 7 और 6, ये आएगा 0, 7 2 9, 7 5 12 और 6 1 7, और यहाँ पर था, ये लीजिए, तो ये आएगा 72 पॉइंट। अच्छा पॉइंट में आएगी ना, 72.9 आ रहा है प्लस 67 है ना। ये तो ये क्या जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए। ओके, गुणा वुणा करा के देख लेना। ओके, ये फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ओके, आगे है एक यादृच्छिक चर x पर विचार कीजिए जो प्राचलो n बराबर 10 और p बराबर 1/5 के द्विपद बंटन का अनुसरण करता है ना। द्विपद बंटन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिखते हैं n, p से। तो यहाँ से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, n की वैल्यू 10 और p की वैल्यू 1/5। तो यहाँ से n बराबर आ गया 10, p बराबर आ गया 1/5। 5 क्या, तो इसको सक्सेस बोलते हैं, तो अनसक्सेस क्यों आ जाएगी 1 - p, तो 4/5। ठीक है। दूसरे के लिए आपको, अच्छा अब इसमें किसी x के लिए, तो किसी x के लिए चेक करोगे तो क्या आएगा 10, इसमें पहले वाले में कर रहा हूँ, कितना आएगा 10cx 4/5 की घात 10 - x और 1/5 की घात x।
दूसरे में बोला n और p के लिए, और x का मान y के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो y की वैल्यू जो है वो x का जो मान था वो वहाँ पे 10 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n c 10 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा p, q आएगा, q की जगह 1 माइनस p लिख दिया, ठीक है, ये लीजिए, और p की घात 10 माइनस एक्स। अब इन दोनों से अपने को वैल्यू पता करनी है, तो क्या करो, यहाँ देखो कोई कंडीशन में इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप ये दोनों वैल्यू बराबर कब हो सकती है कि इस चीज़ की वैल्यू जो है मैं 10 माइनस एक्स जो है और उस एक्स को बराबर कर दूँ तो 2x बराबर कितना आ जाए 10, तो x बराबर कितना ले लें 5। अगर x का मान 5 लिया, कितना लिया 5, तो यहाँ से x बराबर आना लेंगे अपन 5 लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ से देखो ये जो है वो बन जाएगा 10c5 4/5 की घात 5, ठीक है। और यहाँ से भी इसकी वैल्यू जो है वो अपन यहाँ मान लिया nc, ये ले लिया 5, तो यह आ जाएगा 1 माइनस p, ठीक है। अब ऐसा देखोगे तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, अब बराबर करने के लिए n का मान तो कितना लेना पड़ेगा 10, ठीक है, और n का मान यहाँ से कितना लेना पड़ेगा 10, ओके। और यहाँ से तो यहाँ से 10 में एक ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन हटा दो, ये तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। आगे क्या करें, अब देखिए यहाँ से 10 लोगे तो ये कितना बनेगा 10 माइनस 10 0, और x की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके में ये ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है दोस्तों, ठीक है, इसका मैं क्लियर नहीं हूँ, इस क्वेश्चन में मेरा कोई क्लियर वो ओपिनियन नहीं है कि क्या आएगा और कैसे करना है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे कंसेप्ट में नहीं आ रहा, ओके। तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, ओके। इसका आंसर कंफर्म नहीं है क्या आएगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए, आगे है यदि a और b दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि p ऑफ a 0.6 है और p ऑफ b 0.5 है, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b 4 है, तो ये गाला ज्ञात कीजिए। पहले ये ज्ञात करके देखते हैं, ये ज्ञात करोगे तो क्या आएगा, b नहीं की प्रायिकता a के बाद तो कितना आएगा, दोनों का कॉमन अपॉन बट्टे की प्रायिकता। इनकी प्रायिकता क्या है, डी मॉर्गन से 1 माइनस p ऑफ a, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस p ऑफ a यूनियन b, है ना। डी मॉर्गन से इसको क्या लिख सकते हैं, p ऑफ a यूनियन b पूरे का बार, और उसको लिखते हैं 1 माइनस, और ये आ जाएगा p ऑफ a बार। ये सारी वैल्यूज पता है अपने को, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस p ऑफ a बार कितना था, p ऑफ a वो कितना है 0.6, p ऑफ b 0.5 माइनस दोनों का कॉमन 0.4 अपॉन p ऑफ a बार, तो a ये है तो a बार कितना आ जाएगा 0.4, रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ये 0.11 माइनस तो 0.7 बटा 0.4, तो ये आएगा 0.3 बाई 0.4, मतलब प्रायिकता आएगी 3/4 इसकी प्रायिकता 3/4 आनी चाहिए, है ना। तो ये 0 उतारोगे तो 7 पॉइंट कुछ, मतलब ये गलत है, क्या है गलत है, ठीक है। तो दूसरा तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब ए और सी में से हो सकता है, तो ये भी देखते हैं। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता देखते हैं अपन, किसकी है, पी ऑफ ए नहीं यूनियन बी, तो क्या लिखोगे पी ऑफ ए नहीं प्लस पी ऑफ बी और माइनस इंटरसेक्शन इनका। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया ए, ये हो गया बी। आपको देखना है यहाँ पे ए नहीं मतलब ए के बाहर वाला, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, क्या बोला ए नहीं बोला, ए नहीं मतलब ए के बाहर जो भी आएगा, ए के बाहर जो भी आएगा, ये लीजिए ये ए के बाहर की बात कर रहा है, या ये पार्ट ए नहीं, अपन को इसकी प्रायिकता देखनी है। और बी ये है, अब इस ए नहीं और बी का कॉमन कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखो केस के बराबर है, बी में से अगर ये कॉमन घट गया तो ये वाला पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बी में से कॉमन वाला पार्ट घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया पी ऑफ ए बार और माइनस माइनस प्लस, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए बार कितना आएगा 0.4
और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.4, तो ये आएगा 0.8 आना चाहिए, आ कितना रहा है 0.9, तो ये भी क्या है गलत। तो ना ही ए सही, ना ही बी, ना ही पहला स्टेटमेंट सही है, ना ही दूसरा, तो ऑप्शन आ गया यहाँ ना तो ए 1 और ना ही 2, डी आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। आगे दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपका बेस प्रमेय का क्वेश्चन। क्या बोला कि 3 रसोइया है एक्स, वाई और जेड, ये 3 रसोइये हैं। ठीक है, एक प्रकार का केक बनाते हैं, जहाँ केक के ठीक प्रकार से न बनने, असफलता है ना, न बनने, इसकी प्रायिकता कितनी है 0.02, इसके द्वारा 0.03, इसके द्वारा 0.05। जिस रेस्टोरेंट में वे काम करते हैं वहाँ के 50% केक तो बनाता है एक्स, 30% केक बनाता है वाई और 20% केक बनाता है जेड। तो x के कारण होने वाली असफलताओं का अनुपात है ना, तो क्या करें, पहले कुल असफलताओं का अनुपात क्या कर लें, तो क्या करोगे, बी x के असफल होने की प्रायिकता गुणा x के केक बनाने की प्रायिकता, तो 50/100, फिर इसका यह जाएगा 0.03 और यह जाएगा 30/100, यह जाएगा 0.05, 20/100। क्या आएगी कुल असफल होने की प्रायिकता, क्या आएगी कि x ने केक बनाए और उसमें असफल हो गया, y ने केक बनाए उसमें असफल हो गया, z ने केक बनाए उसमें असफल हो गया, उनको जोड़ दोगे तो असफल होने की कुल प्रायिकता आ जाएगी x द्वारा, y द्वारा और z द्वारा। अब बोला कि असफल जो है वो किसके द्वारा होना चाहिए, x, तो x के द्वारा असफल होने वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला। अब ये वाला फेवरेबल हो गया तो इसको ऊपर लिख दो, तो फेवरेबल बटा टोटल होता है वही अपनी क्या होती है प्रायिकता। अब 100 तो पूरे में से कट जाएगा और बाकी के पार्ट को क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो आपका यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आता है, करते हैं अपन सोल्व। ठीक है, तो ये 100 तो लघुत्तम आके कैंसिल, ये लीजिए। ठीक है, ये 0 भी जो है वो कैंसिल, ये कितना जाएगा, गुणा करो, 1 आएगा ना, 1 ही तो आएगा। ठीक है, और 1 ही आएगा, कितना आएगा देखिए, इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.02 यही था ना, आंकड़े ये थे। ओके, तो गुणा करोगे तो ये आएगा 0.2 को 5 से गुणा करोगे तो आएगा 1, यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1, यहाँ से आएगा 0.9 और यहाँ से आएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/2.9, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाएगा 10, तो 10/29 जो है वो आपका क्या जाएगा आंसर, बी ऑप्शन आपका यहां पर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि उस गोले के व्यास की लंबाई क्या है जिसका केंद्र, गोला है एक गोला जिसका केंद्र आपको दे रखा है 1, -2 और 3, और ये जो है समतल, ये समतल है, इस समतल को क्या करता है स्पर्श, समतल 6x - 3y + 2z - 4 = 0 को स्पर्श करता है। तो इसका व्यास, अब देखो स्पर्श करता है तो गोले के केंद्र से दूरी, समतल की दूरी जो है वो क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या का डबल क्या हो जाएगा व्यास। तो इस बिंदु की समतल से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ax1 + by1 + cz1 + d/√a² + b² + c² से, तो आएगा 6 × 1, फिर -3 × -2, फिर 2 × 3 और -4 बटा a², 6 का स्क्वायर 36, b² 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल, ये दूरी आ गई, ये दूरी आ गई। इसका डबल करते ही व्यास आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6 6 12, 12 6 18, 18 - 4 14, और ये कितना आ गया 36, 40 49 का वर्गमूल 7, तो कितना आएगा 2। ये क्या आई, त्रिज्या आई, त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास, तो कितना आ जाएगा 4 इकाई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, राउंड 1 में करने वाला। ओके, नेक्स्ट है कि बिंदु 2 3 4 से रेखा की लंबवत दूरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रेखा देखो क्या है, देखो यहाँ क्या होता है ए बी और सी ये होते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं r cos अल्फा, r cos बीटा और r cos गामा, है ना। समीकरण होता है ना रेखा का, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। अब ये दो जीरो हो रहा है, इसका मतलब बीटा कितना है 90 डिग्री,
और गामा कितना है 90 डिग्री। बीटा 90 डिग्री, गामा 90 डिग्री, मतलब वाई एक्स और जेड एक्स के साथ कितना कोण बना रही है 90 डिग्री का। देखिए इसको ध्यान से, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। तो रेखा जो है वो एक्स वाई, ये वाई के साथ 90 डिग्री का कोण और जेड के साथ भी 90 डिग्री का कोण ऐसे है, मतलब एक्स एक्स के क्या है समांतर। और कहां से गुजर रही है 0 0 0, मतलब मूल बिंदु से गुजर रही है। तो एक्स एक्स के समांतर मूल बिंदु से गुजरे तो क्या हो गई, खुद एक्स एक्स हो गई। मतलब ये जो है वो किसका समीकरण है, एक्स एक्स, एक्स एक्स का समीकरण है ये, ठीक है। अब बिंदु 2,3,4 से रेखा की एक्स एक्स की दूरी पूछी, तो देखो ये एक्स वाई जेड, अब यहां बिंदु है तो इससे दूरी ज्ञात करोगे तो किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूरी कितनी आएगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड, एक्स एक्स से दूरी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है वर्गमूल, वाई एक्स से दूरी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्स से होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स एक्स से दूरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का वर्गमूल 5, तो कितने आ जाएगी बी, यहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि यदि रेखा के दिक् अनुपात, अब दिक् अनुपात कुछ भी हो, इनकी दिक् खोजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा कितना आता है 1 आता है ना। दिक् अनुपात कुछ भी हो रेखा के, उनके वर्गों का योग हमेशा 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा इसका आंसर। अगला है दिक् स्थान, दिक् स्थान समष्टि स्पेस को निर्देशांक समतल कितने उपखंडों में विभाजित करते हैं ना, 8 में करते हैं ना। एक तल ये आ गया, एक तल ऐसे आ जाएगा, एक तल ऐसे आ जाएगा, तो 4 भाग ऊपर बनेंगे 4 भाग नीचे बनेंगे, तो 8 भागों में विभाजित करता है। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही होगा। आगे है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जेड एक्स पर एक अंतःखंड 5 इकाई का काटता और एक्स वाई तल के क्या है समांतर है। देखिए एक्स वाई तल के समांतर है, तो देखिए ये एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया एक्स और वाई से मिलकर क्या बन गया एक्स वाई तल, इसके समांतर है तो ऐसा कुछ आएगा। और जेड को कितने कट कर रहा है 5 पे, तो एक्स एक्स पे समतल का समीकरण क्या होता है जेड बराबर 0 एक्स वाई तल पे, एक्स एक्स से ऊपर है और एक्स वाई तल के समांतर जो क्या हो जाएगा जेड बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना है 5, तो इसका समीकरण जेड बराबर 5 आपका समीकरण। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही होना चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है यदि एक एक्स वाई तल में एक मात्रक सदिश है जो धनात्मक एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाता है 30 डिग्री, मतलब अल्फा बराबर है 30 डिग्री, तो एक कैप किसके बराबर है ना। देखिए एक बार ध्यान से, क्वेश्चन है ऐसा कुछ, एक सदिश है वो एक्स एक्स के साथ अल्फा कोण बनाता है 30 डिग्री का बनाता है, ठीक है। तो देखो इसके निर्देशांक लिखेंगे तो क्या आएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप, 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसके ये आर बराबर कितना है, एक तो ये कितना आ जाएगा आर कोस अल्फा, ये आर कोस आर साइन अल्फा, ये 30, तो आर की वैल्यू कितनी है 1, 30 की वैल्यू 1/2 और इसके कितने अंडर रूट 3/2, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए 1/2 सॉरी अंडर रूट 3/2 आई कैप और 1/2 जे कैप, तो अंडर रूट 3 आई प्लस जे/2, ये ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ये भी राउंड 1 में आपका होना चाहिए था। अगला आपका है, अगला है कि मान लीजिए कि दिक् स्थान एक ऐसा बिंदु है कि OA बराबर 12 है जहां O मूल बिंदु है। यदि OA एक्स एक्स का कितना कोण बना रहा है एक्स एक्स और वाई एक्स का क्रमशः 45 डिग्री है, मतलब अल्फा का वैल्यू 45, बीटा का वैल्यू 60, गामा का वैल्यू अपने को पता नहीं है। अच्छा इसका परिमाण मतलब आर की वैल्यू जो है वो कितनी है 12, तो उसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है OA वेक्टर। तो अपने को पता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर 1/4, ये आ गया कोस स्क्वायर गामा बराबर 1, तो यहाँ से कोस स्क्वायर गामा बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस 3/4, तो 1 माइनस 3/4 बराबर आ जाएगा 1/2, तो कोस गामा जो है वो आ गया प्लस माइनस 1/2। अब सदिश लिखना है तो सदिश कितना था आर है ना, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, इसको दिक् खोजा के रूप में क्या लिख सकते हैं आर एल आई एम जे और एन के। एल क्या होता है आर कोस अल्फा, एम क्या होता है कोस बीटा, एन क्या होता है कोस गामा, तो आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 12, एल कोस अल्फा कोस 45 तो 1/√2 आई कैप, इसकी वैल्यू 60 की वैल्यू तो 1/2 जे कैप और कोस गामा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, ये आ गया के कैप। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देख लीजिए कितना आएगा, अंदर गुणा करोगे तो 6 × 2 तो यह आ जाएगा 6√2 आई कैप,
ये आ जाएगा 6 जे कैप और प्लस माइनस 6 के कैप। कौन सा आ रहा है? 6√2 आई कैप 6 जे कैप और प्लस माइनस 6। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं दे रखी है, तो इसके विकर्णों को निरूपित करने वाले सदिशों के अदिश गुणनफल का परिमाण क्या होगा? बहुत ही आसान सा है। एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है, इसका एक भुजा दे दी ये, एक दे दी ये आसन भुजाएं, तो पहला विकर्ण तो ये आ जाएगा, दोनों का योग 2 + 1 3 आई कैप, फिर ये माइनस का 6 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। याद है ना समांतर चतुर्भुज योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है। फिर दूसरा विकर्ण और चाहिए, तो अगर मैंने ये ले लिया तो ये विकर्ण चाहिए, ये विकर्ण चाहिए, तो ये वाला क्या आएगा? ए ले लिया, बी ले लिया, सी, तो देखो ये वाला प्लस ये वाला बराबर ये आएगा, है ना। तो ए बी प्लस बी सी बराबर आएगा ए सी। तो यहाँ से बी सी अपने को चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा? ए सी माइनस ए बी। ए सी मतलब आई के माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप में से ए बी घटा दिया, मतलब 2i माइनस 4j प्लस 5 के कैप घटा दिया, तो ये दूसरा विकर्ण आ गया। 2 - 1 तो माइनस का आई के, माइनस 2 प्लस का 2 4 तो 2j कैप, माइनस का 3 के कैप और माइनस का 5 तो माइनस का 8 के कैप। ये लीजिए, ये दूसरा विकर्ण आ गया और ये पहला विकर्ण आ गया। इनका क्या करना है? डॉट कर दीजिए अब। तो डॉट करोगे 3 × -1 तो माइनस का 3, -6 × 2 तो माइनस का 12 और माइनस का 16। तो कितना आ रहा है? कितना आ जाएगा ये? 16 3 19, 19 से 10 29 और 29 से 2 31, -31। लेकिन परिमाण पूछा तो क्या आ जाएगा? मोड। तो प्लस का 31 यहाँ पर क्या आएगा? आंसर। ओके। नेक्स्ट है, ये दे रखा आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो मोड किसके बराबर है? इसको क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर। मोड लोगे तो एन कैप की वैल्यू आ जाएगी, तो यह आ जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर और क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। इसको सोल्व करोगे तो मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा और 144। यहाँ से मोड ऑफ ए स्क्वायर और मोड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ये 1 हो गया। मोड ऑफ ए कितना? 4 4 का स्क्वायर 16। मोड ऑफ बी स्क्वायर आपको चाहिए, ये का 144। तो मोड ऑफ बी स्क्वायर बराबर आ गया 144/16। इसको काट दीजिए, काटते ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। कितने बार जाएगा? 9 बार जाना चाहिए, 9 बार। तो मोड ऑफ बी जो है वैल्यू ±3 आएगी, लेकिन परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, तो प्लस का 3 आपका क्या जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों, 9 बार ही जाएगा ना आगे, 144/16 ना, 12/4 3। ओके। नेक्स्ट, यदि सदिश ये समतलीय, अगर 3 सदिश समतलीय हैं तो उसकी कंडीशन होती है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 बराबर 0। सोल्व कर लीजिए इसको। तो सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 - 3 1 1 2 - 3 और ये आ गया 0 और 1 और P। सोल्व कीजिए, कितना आएगा? 2 - 3 1 2 0 1। सीधा करते हैं तो ये आ जाएगा 4P, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 4P + 1। इधर गुणा करोगे तो ये आएगा 0, ये आएगा -6 और ये आएगा -3P। ये लीजिए, इसमें से ये घटा दो तो 4P + 1 में से ये गया 3P और प्लस 6 और माइनस का ये वाला पार्ट गया, तो ये आ गया 4P + 1 + 3P। ये कितना आएगा? 7 बराबर 0। तो 7P सुरक्षा आएगा बराबर -7। तो P की वैल्यू दोस्तों माइनस का 1 आनी चाहिए। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके। तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी करते हैं अपन।
आगे है लिमिट के क्वेश्चन। अब तो लिमिट के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो 1 अप्लाई करोगे तो ये आ गया 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 का क्यूब 1 - 3/1 - 1 क्या बन रहा है 0/0। तो डीएल लगा दें, डीएल लगाओगे तो आएगा x का डेरिवेटिव 1x² का 2x, x³ का 3x² और 3 का 0 और x का 1 और 1 का 0। ये लिमिट लगा दो। तो ये आएगा 1 + 2 × 1 2 3 × 1 का स्क्वायर 3/1 तो 3 2 5 1 6/1 कितना आएगा 6। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होने चाहिए लिमिट क्वेश्चन। ठीक है, आगे है एक वृत्त की परिधि, सॉरी एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना। तो एक वृत्त की त्रिज्या दर से बढ़ रही है, मतलब dr/dt जो है वो कितना है 0.7 cm/s। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr। ये किस दर से बढ़ रही है तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए r के रेस्पेक्ट में, सॉरी t के रेस्पेक्ट में, टाइम आ रहा है t के रेस्पेक्ट में। तो ये आ गया 2πr का dr/dt वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2π/22/7 और इसकी वैल्यू 0.7। यहाँ से 1 पॉइंट उठाओगे तो आ जाएगा 10, ये वाला पार्ट कट गया, ये आ गया 44/10 तो आ गया 4.4 cm/s। ए ऑप्शन आप पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ये जो लिमिट है वो और ये जो लिमिट है वो दोनों लिमिट बराबर होनी चाहिए। देखो यहाँ 1 रखा तो 0/0, यहाँ 1 रखा तो ये भी 0/0। तो डी लगा दें, इसका डी लगाओगे तो कितना जाएगा 4x³ -0 और 1 - 0 और इसका लिमिट लगा दो तो इसकी वैल्यू आ रही है 4 और दोनों लिमिट बराबर हैं। उसका डेरिवेटिव करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू k पे तो आ जाएगा 3x², इसका 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, इसका 0। लिमिट अप्लाई करोगे तो 3k/2k, एक k कट गया तो 3/2k, दोनों बराबर हैं, ये बराबर कर दीजिए। तो 3/2k = 4 तो 3k = 8 तो k का मान आ गया 8/3। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, अगर किसी समीकरण में dy/dx जैसे उपस्थित हो तो उसकी कोटि जो होती है जो मैक्सिमम डेरिवेटिव किया हुआ है वो, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार किया हुआ है एक बार, तो कोटि कितनी आ जाएगी 1। तो 1 इसमें है और इसमें ये 2 रिजेक्ट। ठीक है, अब घात परिभाषित हो भी सकती है और नहीं भी। परिभाषित होने के लिए जो नेचुरल घातें नहीं है ना, पूर्ण संख्या में घात नहीं है तो उनको पूर्ण संख्या में बनाएंगे। तो देखो यहाँ पावर 3 करोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इधर पावर 3 आ जाएगी, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर पे होल स्क्वायर बच गया तो इसका ओपन करोगे तो a² + b², b स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो पावर कितनी बन जाएगी यहाँ से 4। तो मैक्सिमम पावर कितनी बन जाएगी 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1 कोटि है और 4 क्या है पावर। ये भी राउंड 1 का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे वही 0 अप्लाई करोगे तो ये 1 - 0 1 log 1 कितना होता है 0 0/0 तो लगा दो डीएल। तो मैं इसको स्टैंडर्ड बना रहा हूँ sin x स्क्वायर को लिख दिया x और ये आ गया log 1 - x/x, दोनों स्टैंडर्ड हैं। इसका वैल्यू भी होता है, इसका वैल्यू भी 1 1 × 1 कितना आएगा 1, सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं, 0 है ना, ओके 0, देखिए यही है। तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो कितना आएगा 1/1 - x और 1 - x का कितना आएगा -1 और उसका कितना आ गया 1। अब 0 लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा -1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे है कि ये जो फलन है वो x = 0 पे सतत है। तो इसको ग्राफ से करते हैं, e⁻x का ग्राफ और उसका माइनस। e⁻x का ग्राफ कैसे, अगर x पे मोड लगता है तो राइट का पार्ट ऐसा कैसा रहता है और लेफ्ट पार्ट राइट का क्या जाता है मिरर इमेज, तो ऐसा आएगा, यहाँ थोड़ा कॉर्नर बनेगा, ये आ जाएगा e⁻x का ग्राफ। और x पे माइनस लगता है तो लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा इसका। तो मैं अब इसको कर रहा हूँ ये वाला इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर मिलेगा ऐसे, तब तो ग्राफ कहीं टूटा नहीं, तो x = 0 पे सतत है, सही है। x = 0 पे अवकलनीय है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि x = 0 पे क्या मिल गया कॉर्नर मिल गया, जहां पे कॉर्नर मिलता है ग्राफ में वहां पे अवकलनीय
नहीं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है, इसका ए ऑप्शन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है sin x cos x का अधिकतम मान। तो इसको क्या करो, 2 से गुणा करो। लीजिए 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो ये कितना बन गया, sin 2x। अब साइन के अंदर कुछ भी हो, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1, और 2 से भाग लगे तो -1/2, इसका 1/2, तो मान कितना आया, 1/2। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट का क्वेश्चन। तो 0/0 बन रहा है, तो डेरिवेटिव कर दीजिए। इसका कितना आएगा, 3 की पावर x log 3, कितना आएगा, 3 की पावर -x, और -x का माइनस, और 2 का 0/1। अब इसमें लिमिट लगाओ। लिमिट के बहुत ही आसान क्वेश्चन आए हैं। 3 की पावर 0 कितना आएगा, 1, तो ये आ गया log 3। 3 की पावर 0 1, तो ये आ गया -log 3/1, तो आंसर आ रहा है 0। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। डिफरेंशियल कैलकुलेशन के क्वेश्चन बहुत ही आसान आए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोट इनवर्स x के संबंध में tan इनवर्स x का अवकलन है ना, इसके इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/1 + x², उसका डेरिवेटिव -1/1 + x² से भाग दे दो, तो कट के कितना आएगा, माइनस। किसी एक दूसरे फलन के डेरिवेटिव करते हैं, तो जिसका पूछो उसका डेरिवेटिव कर दो, और जिसके सापेक्ष पूछो इसका डेरिवेटिव कर दो, दोनों को भाग दे दो। अगला फलन है ये अवकल ज्ञात करना है, तो अंदर गुणा कराओ, देखो क्या आ रहा है, x dx -x dy, फिर है y और y dx बराबर 0। अब देखो ऐसे ऑप्शन चाहिए तो इसका यहीं पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसे ऑप्शन चाहिए तो इसका यहीं पे क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका आ जाएगा x²/2, इसका आ जाएगा y के साथ dy का है ना, तो y आ जाएगा। इसका आ जाएगा y²/2, इसका आ जाएगा xy बराबर 0। इनको इधर आ गया x² + y²/2, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2xy। ठीक है, ये डबल हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा यहां से अपना x² + y² बराबर 4xy आना चाहिए ना। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना। ये देखो x dx हो गया, x²/2, x dy हो गया, इसका y, ठीक है, प्लस y²/2 हो गया, इसका माइनस का x हो गया, तो xy आ गया। ठीक है, देख लेना, ये x² + y² और 4xy आना चाहिए, x² + y², x² + y²। ठीक है, इसको बी पे टिक लगा लो ना, बी, ये तो माइनस वाले तो आएंगे नहीं, इसमें माइनस वाले आएंगे नहीं, ए और बी में से कुछ से ऑप्शन आएगा। ठीक है, को संतुष्ट करता है। अच्छा u(xy) जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब xy का जो फलन है वो कांस्टेंट है, तो ये जो चीज़ है ओके ऐसा ही बनेगा ना, 4 आएगा। यहाँ देख लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, ए और बी में से इसका कोई ऑप्शन होगा एक। नेक्स्ट में चलते हैं, इसका न्यूनतम मान है, कोस का न्यूनतम मान कितना होता है, -1, -1 को 3 से गुणा करोगे तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। log x 0 से अनंत में वर्धमान है, तो log x का ग्राफ देखिए, log x का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसा 0 से अनंत में क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, तो वर्धमान है, सही है। tan का ग्राफ क्या होता है, ऐसा -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये भी क्या है, वर्धमान, तो ये भी वर्धमान है, ये भी वर्धमान, दोनों सही है, तो यहाँ सी ऑप्शन आ जाएगा, पहला व दूसरा दोनों सही है। फिर है y बराबर 1/x - 1 के ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका प्रांत क्या होगा, x को छोड़ के, 1 को छोड़ के, तो x - 1 प्रांत यहाँ सही है, इसमें बोल रहा है, इसमें भी आपको बोल रहा है सही है प्रांत। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो रेंज कितनी आएगी वो देखते हैं। इसको y के बराबर रख दो, तो आ जाएगा xy - y बराबर 1, तो आ जाएगा y बराबर 1 + y, तो x बराबर आ जाएगा 1 + y/y। y का मान कितना नहीं हो सकता, 0, तो परास आएगी r - 0। तो क्या बोला, परास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये नहीं है, 0 नहीं आएगा, मतलब ये रिजेक्ट, और इसमें से 0 हटाया हुआ है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, तो ये सही है। इसमें डोमेन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नहीं है, क्योंकि 1 नहीं आ सकता।
प्लस वाई एक्स पर बिंदुओं का समुच्चय है, वाई एक्स पर बिंदुओं का समुच्चय है, वाई एक्स पूरा होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत आर होता है, लेकिन जीरो नहीं आ रहा, तो ये भी कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। अगला अवकल समीकरण का हल है ना, क्या करोगे, लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो, तो ये आ गया e की घात x, तो dy बराबर आ जाएगा e की घात x गुणा dx, आ गया y, इसका आ गया e की घात x प्लस c, आपका आंसर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे मान लीजिए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार की दोनों का योग किए हैं, तो आयत का अधिकतम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये मैक्सिमम चाहिए। दोस्तों आपको एक ट्रिक याद होगी कि दो धनात्मक संख्याओं का योग आपको दे रखा है और उनका गुणनफल जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों संख्याएं आधी आधी हो, k/2 हो, तो गुणनफल कितना हो जाएगा, k/2 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा k/2 का होल स्क्वायर, तो k²/4। ठीक है, आगे संख्याओं 4 और 9 की बारंबारता क्रम से है x है, मतलब 4 जो है वो कितनी बार आ रहा है, x बार, और 9 जो है वो कितनी बार आ रहा है, एक बार, और उनका समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है कि संख्या को उसकी फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दें, ये लीजिए, तो कितनी संख्या है टोटल, x और x-1, तो x प्लस x-1 ये टोटल संख्या आ गई, भाग देते हैं, ये माध्य कितना है 6, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आ गया 4x प्लस 9x, 9 4 13 माइनस 9, ये आ गया 2x माइनस 1 बराबर 6, तो ये आ गया 13x माइनस 9, 6 दूनी 12x माइनस 6, तो इधर जाएगा तो ये आ गया x, और ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3, तो x का मान दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 3। ठीक है, अगला है, यदि 3 पासों को इस शर्त पर लुढ़काया जाता है कि उनमें से किन्हीं भी 2 पासों पर समान फलक ऊपर नहीं आएंगे, है ना, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक फलक पर संख्या 6 आएगी। मानो पहले पर 6 आ गई, क्या आ गई, पहले पर देखो क्या है, 3 पासों को इस शर्त के साथ लुढ़काया जाता है कि किन्हीं 2 पासों पर समान फलक, समान संख्या नहीं आनी चाहिए, तो पहले पर 6 आ गई, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6, तो अगले पे क्या आएगी, 6 को छोड़ के कोई 5 में से एक आ गई, तो उसकी प्रायिकता 5/6। अब 6 नहीं आ सकता और इन 5 में से कोई एक दूसरे पे आ गई, तो बच्चे कितनी 4, तो 4 में से 6, तो 4/6 सोल्व कर लो, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो आ गया यहाँ से काटा तो 2, तो ये आ गया 5, सॉरी 3 आएगा, 5 3 3 9, 9 6 54, 1 मिनट क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है कि यदि 3 पासों को इस शर्त पर लुढ़काया जाता है कि 3 पासों को इस शर्त पर लुढ़काया जाता है कि उनमें से किन्हीं 2 पासों पर समान फलक ऊपर नहीं आएंगे, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि एक फलक पर संख्या 6 आएगी। ओके, तो पहली पे 6 आगे सपोज, तो उसकी प्रायिकता 1/6, तो दूसरे पे 6 नहीं आएगा, तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 5/6। अब जो दूसरे पे आई वो तीसरे पे नहीं आएगी, तो उसकी प्रायिकता 4/6। सब अब कोई जरूरी है पहले पे 6 है, दूसरे पे आ जाए या तीसरे पे आ जाए, तो इन 3 चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल से गुणा कराना मत भूलिएगा, है ना, अभी मैंने 3 फैक्टोरियल से गुणा नहीं करवाया था। ओके, तो यहाँ सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/6, ये आ गया 5/6, ये आ गया 2/3, और 6 फैक्टोरियल 3 को सोल्व करोगे तो 6, ये कट गया, और यहाँ से आ गया ये 3, तो ये आ गया 5/9 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, अगला फिर से प्रायिकता का है कि P ऑफ A यूनियन B कितना है, 5/6, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, 1/3, और P नोट 1/2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना। देखो P, सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन है, P ऑफ A यूनियन की वैल्यू कितनी होती है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस दोनों का कॉमन, क्या बोला, दोनों का कॉमन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है A यूनियन B की कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, और इसने क्या बोला, इस मैक्सिमम से भी ज्यादा हो सकती है कि A यूनियन B की वैल्यू कभी नहीं हो सकती, तो यही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो क्या आंसर नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगला है n प्रेक्षणों के 2.5 से मापे गए विचलनों का योगफल। अब विचलन कैसे ज्ञात करते हैं कि जो संख्या है, जो आंकड़ा है उसमें से ये 2.5 घटा दें और उनको फिर योग करें, मतलब n 10 आंकड़े हैं, तो पहले आंकड़े में से 2.5 घटाया, दूसरे में से भी घटाया, तीसरे में से भी घटाया, चौथे में से भी घटाया, और 10वें में से भी घटाया, और सबको जोड़ दिया, तो वो योग कितना है, 50। फिर 3 के 3.5 के सापेक्ष है, उनका योगफल कितना है, -50, तो n का मान, तो n आंकड़े ले लिया है ना,
x1 माइनस 2.5 ऐसे बोल रहा है ना, x2 माइनस 2.5 ऐसे ऐसे, तो लास्ट वाला कितना जाएगा xn माइनस 2.5। इनका योग जो है वो दोस्तों कितना है 50 है। तो देखो मैं यहां से थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डेज कितना जाएगा xn, और ये 2.5 2.5 2.5 कितनी बार आएगा n बार, तो लिख दूंगा n गुणा 2.5, ये कितना है 50 के बराबर। यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है डेज तक वो कितना जाएगा 50 प्लस 2.5 गुणा n, ये समीकरण 1। अगर 3.5 के सापेक्ष देखें तो कितना बनेगा x1 माइनस 3.5 फिर x2 माइनस 3.5 डेज xn माइनस 3.5, इसको भी सोल्व करोगे ये कितना है माइनस 50, तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा कहां तक n तक, और साथ में कितना आएगा 3.5 n बार आएगा, उसको इधर लाऊंगा तो यह जाएगा माइनस 50 प्लस n गुणा 3.5, ये समीकरण नंबर 2। अब ये सम दोनों का बराबर है तो बराबर कर दीजिए और बराबर करके आंसर ज्ञात कर लीजिए। तो बराबर करोगे तो यह जाएगा 2.5 n प्लस 50 बराबर, इधर से आ गया माइनस 50 प्लस 3.5 n, इसको इधर लाओगे तो यह जाएगा माइनस का 1 गुणा n, और इधर जाएगा माइनस का 100, तो n की वैल्यू दोस्तों आ गई 100 डी का आएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। n प्रेक्षणों के एक आंकड़ा संग्रह का माध्य 2m है, जबकि 2n प्रेक्षणों के एक अन्य आंकड़े का समुच्चय का माध्य m है। यदि संयुक्त आंकड़ा संग्रह का माध्य क्या होगा ना, देखो क्या है, n आंकड़े हैं x1 प्लस x2 प्लस डेज xn आंकड़े हैं, तो इनका माध्य जो है वो कितना है 2m है। ठीक है, तो यहां से देखो x1 प्लस x2 डेज xn जो आंकड़े हैं उनका योग जाएगा 2m गुणा n, कैपिटल में लिखा हुआ ना 2m गुणा n आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे आंकड़े हैं वो उनकी संख्या कितनी 2n, मतलब वो y1 प्लस y2 ले लेते दूसरे आंकड़ों को, ये कितना है डबल n है, डबल है ना। इनका माध्य तो 2 से भाग लग गया तो माध्य कितना है m है, तो इनका योग कितना जाएगा y1 प्लस y2 डेज y2n, तो यह आ जाएगा 2m गुणा 2n। अब क्या बोला इनका संयुक्त माध्य, तो संयुक्त माध्य कैसे ज्ञात करोगे, ये आंकड़े प्लस ये आंकड़े है ना, ये आंकड़े प्लस ये आंकड़े, इनका क्या योग है ना, तो ये आंकड़ों का योग कितना है 2m गुणा n, इन आंकड़ों का कितना योग है 2mn गुणा 2n, ये कुल आंकड़ों इनका योग आ गया। और आंकड़ों की संख्या, इन आंकड़ों की संख्या कितनी है n, और इन आंकड़ों की संख्या कितनी थी 2n, ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ गया 4 2 6 6mn और 3mn, तो ये कट गया ये कट गया, तो ये आ गया 2m के बराबर। कौन ऑप्शन आ रहा है, 1 मिनट, 2 दूनी 4 4 2 6, एक मिनट, ये सही तो लिखा ना, n प्रेक्षणों के एक आंकड़ा संग्रह का माध्य कितना है 2m, ठीक है, और 2n प्रेक्षणों के एक अन्य आंकड़े संग्रह का माध्य है m। यदि संयुक्त आंकड़ा संग्रह का माध्य क्या होगा, ओके, तो ये आ गया 2mn और ये mn, ये 2mn ही आएगा, 2mn ही आएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये 2 ही आएगा ना, m था इनका ना, ठीक है। तो यहाँ से एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ से 2mn, ओके। देखिए कैसे करोगे, तो इनका योग और इनका योग चाहिए, तो इनका योग है 2mn और इधर भी है 2mn, और कुल आंकड़े कितने हैं n प्लस 2n, तो ये आ जाएगा 4mn बटा 3n, तो n से n कट गया तो 4m बटा 3 आपका क्या आएगा आंसर। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एनडीए का पेपर मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपने ये देखा होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ अपने को करनी थी, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना था, है ना। देखो एक छोड़ना भी एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ना भी एक कला है, नेगेटिव ना करना भी एक कला है, ठीक है। तो इस पेपर का एनालिसिस यही बोलता है कि अगर आपने 50+ क्वेश्चन किए हैं सोल्व करेक्ट, तो आपका मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको एनडीए के लिए इनरोल होना है तो हमारे फेबुलस 50 अकेडमी के ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और एयरफोर्स नेवी के ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर ऑनलाइन कोर्स परचेज करना है आपको तो हमारे ऐप फेबुलस अकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप ऐप को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेज के अंदर आप इनरोल होना चाहते हो तो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के सेपरेट बैचेज और एनडीए का भी सेपरेट बैचेज हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी कीजिए दोस्तों।